हे चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के फिजिक्स का टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं अभी 25 क्वेश्चंस करने वाले जो कि किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं एनर्जेटिक एजुकेशन से। आपको वो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा जहां पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से फैक्ट्स साइंस से रिगार्डिंग फैक्ट्स वगैरह वीडियो देखने को मिलेगा। फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी वहां पे एनर्जेटिक एजुकेशन करिएगा तो वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा जिसका ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि a पैसेंजर इज इन मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स व्हेन हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग। मतलब कहने का मतलब चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है और सिक्का उसके पीछे गिरती है तो ट्रेन की अवस्था क्या है। ठीक है, ट्रेन कैसा चल रहा है। तो अब ऑप्शन ए है एक्सलेशन, डेस्कलेशन, यूनिफॉर्म स्पीड में है या फिर नन ऑफ एब्यू। अब देखिए जब यात्री ट्रेन पे चल रही है, ठीक है, ट्रेन के साथ यात्री है और यात्री और ट्रेन, हाँ, दोनों का क्या है, स्पीड सेम है। अब जब कॉइन उछालती है तो उस टाइम जब उछालने से पहले कॉइन का भी सेम गति में थी, सेम स्पीड में थी, बट जब कॉइन का कनेक्शन यात्री से, मतलब हाँ यात्री से जब संपर्क टूटता है तो अगर ट्रेन एक्सेलेरेट कर रही होगी, ट्रेन अगर एक्सेलेरेट करेगी तो वो कॉइन क्या होगा, पीछे की ओर गिरेगी। अगर ट्रेन एक्सेलेरेट नहीं कर रही है, ठीक है, ट्रेन एक्सेलेरेट नहीं कर रही है, वो घट रही है, ठीक है, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर घट रही है, एक्सेलेरेशन अगर घट रही है तो ट्रेन सिक्का जो है वो आगे की ओर गिरेगी। अगर सिक्का कॉइन अगर यात्री के हाथ में गिरती है वापस से फिर से, तो वो अगर उस कंडीशन में ट्रेन जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, मतलब उसका गति क्या होगा, समान होगा। बट अगर कॉइन पीछे की ओर गिरती है तो उसका मतलब है कि वो त्वरण में है, कहने का मतलब है एक्सलेशन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। अब देखिए सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड पेंडुलम के बारे में आप जानते होंगे कि सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है, लेंथ जो होता है, लंबाई कहने का मतलब है, लेंथ जो होता है वो होता है, सॉरी, 1 मीटर। कितना होता है बाबू, 1 मीटर, 1 मीटर। और अगर इसका एक एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में, कहने का मतलब है कि जैसे ये हुआ पेंडुलम, इसको एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में टोटल 2 सेकंड का टाइम लगता है, टोटल 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो 1 मीटर का होता है और उसको जो टाइम लगता है एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में वो टाइम लगता है 2 सेकंड। अगर हम इसको एग्जैक्ट अगर वैल्यू आपसे पूछा जाए, एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो इसका होता है वो होता है 0.994। ये होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू, तो अराउंड आप 1 मीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रखिएगा कि सेकंड पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, जी का वैल्यू 9.8, द्वितीय लोलक की लंबाई याद कीजिए। तो लंबाई उसका जो होता है वो 1 मीटर फिक्स लंबाई है और अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 0.994। और इसको एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाती है वो लगाती है 2 सेकंड की। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड नंबर का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेम इसका आंसर अभी आपको हम पहले बता चुके हैं कि सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है, जो लेंथ होता है वो होता है 1 मीटर का, 1 मीटर का। और जो एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाती है वो कितना टाइम लगाती है, वो टाइम लगाती है टोटल का टोटल 2 सेकंड का, 2 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, 2 सेकंड। और लेंथ याद रखिए, लेंथ पूछे तो 1 मीटर, अगर एग्जैक्ट लेंथ पूछे तो 0.994। ये हुआ इसका एग्जैक्ट लेंथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देन वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगी जब अर्थ जो होगा वो रोटेट करना बंद कर देगी। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान बताएं। अब देखिए बाबू, आपको पता होगा, ठीक है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, अब जब पृथ्वी घूमना बंद करेगी, रोटेट करना बंद करेगी तो पोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पोल पे जितना जी का वैल्यू पहले था उतना ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट जो इसका इक्वेटर है, इक्वेटर पे वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ इज स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर।
यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो वो मध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे को फंसाती है। यहाँ पे बच्चा जैसे ही देखा साउंड साउंड का स्पीड मेजर पूछ रहा है तो डायरेक्ट मारेगा डेसिबल में। बट यहाँ पे ये चीज गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल बिल्कुल गलत होगी, बिल्कुल बिल्कुल गलत। ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये फंसाने के लिए। आप यहाँ पे साउंड का स्पीड किस में मेजर करते हैं, तो स्पीड आपको पता है कि साउंड का स्पीड हो या किसी भी स्पीड हो, स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे पूछता कि लाउडनेस ऑफ साउंड को, लाउडनेस अगर पूछता साउंड का, लाउडनेस ऑफ साउंड का मेजर पूछता, तब यहाँ पे आंसर होता है डेसिबल। बट यहाँ पे पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछता कि सॉरी, अगर आपसे पूछता कि लाउडनेस ऑफ साउंड किससे मेजर करते, तब होता आपका आंसर डेसिबल। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। बताइए आप, साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका पीच, टोन, नोट, हच। तो हच आपको पता है हच क्या है, इसका ऐसा यूनिट है, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो इसका इट्स कॉल्ड अ टोन। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, टोन को बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ हीट इज सप्लाइड टू सॉलिड इट्स टेम्परेचर, किसी ठोस की उष्मा दी जाए तो उसका तापमान क्या होगा? किसी हीट का सप्लाई अगर हम सॉलिड को देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो अब देखिए आपको पता होगा कि किसी भी चीज में हीट देने पे जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ता ही है। जैसे मान लीजिए बर्फ, बर्फ को जब हम हीट करते हैं तो वो जब अपना स्टेट चेंज करता है, जब आइस जब वाटर में जाती है, मतलब वाटर स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम हीट दे रहे हैं आइस में, तो ऐसा नहीं है कि इसका क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नहीं। इसका जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना, वही होगा जब तक ये अपना स्टेट चेंज करेगा। जब तक ये चेंज करेगा उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है द हीट इज सप्लाई टू सॉलिड इट्स टेम्परेचर, तो बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता है, मे रिमेन कांस्टेंट, डी एंड बी। तो इंक्रीज होगा और कांस्टेंट भी रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? पहले तो इंक्रीज होगा, जैसे अभी आइस कन्वर्ट हो रही है, इसका स्टेट चेंज कर रही है वाटर में, तब तक ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बट जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी फिर इसका हीट क्या होगा, इसका हीट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये बी नंबर भी और सी नंबर भी। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऑप्शन बी एंड सी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझ में आई कि यदि किसी ठोस की उष्मा दी जाए तो उसका तापमान क्या होगा? जब तक वो स्टेट अपना चेंज करेगा तब तक तापमान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना उसका तापमान टेम्परेचर पहले था उतना ही रहेगा। जब वो स्टेट पूरा चेंज कर लेगा उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर में बढ़ेगा। फिर जब वाटर वो पूरा तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर जब एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, फिर जब ये वाटर से क्या बोलते हैं उसको, गैस में कन्वर्ट होगा, तो फिर उसका टेम्परेचर सेम होगा। एक टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकता, या तो स्टेट चेंज होगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो तो क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है और अस्थिर रह सकता है। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज। अब देखिए कभी आपने देखा होगा एक हॉट वाटर बैग जिससे हम लोग कुछ इंजरी वगैरह होता है तो पानी वगैरह से सेकते हैं, घर घर में मिल ही जाएगा आपको देखने के लिए। तो उसको ये क्वेश्चन बोला है आपको कि उसी चीज में क्यों रखा जाता है। ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है कि ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसमें उस विशिष्ट उष्मा है, पानी गर्म करना आसान है, इट इज इजिली ऑब्टेन्ड, इट इज चीपर एंड इज नॉट हार्मफुल, इट हैज हाई स्पेसिफिक इट। तो अब देखिए
आपको पता होगा कि जिस चीज को गर्म करने में जितना ज्यादा टाइम लगता है उसे ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगता है। बस समझ में आए? तो वाटर को गर्म करना बहुत मतलब गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम, तो वो ठंडा भी उतना ही ज्यादा था। यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट हैज हाई स्पेसिफिक, सॉरी, इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आई? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ गैस बिहेव मस्ट लाइक एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ। एक गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने के लिए क्या शर्त है? कहने का मतलब है कि गैस, ऑप्शन बोला हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब देखिए, प्रेशर अगर हाई देंगे, प्रेशर अगर देखिए, अगर आइडियल गैस करने का मतलब है कि इसका, इसके बीच का जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आइडियल गैस मतलब कण इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दूर दूर पे है, दूर दूर पे है। अगर हम इस पे ज्यादा टेम्परेचर टेम्परेचर अगर हम हाई देंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत कम हो जाएगा। बीच का डिस्टेंस, अगर बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इसको हम लोग वाटर बोल सकते हैं। ये वाटर हो जाएगा। और बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर हाई तो नहीं, सॉरी, प्रेशर हाई तो नहीं देंगे तो जिसमें जिसमें हाई प्रेशर है वो सारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर हाई अगर होता ना तो वो कभी भी गैस फॉर्म में नहीं होता। बात समझ में आ रही मेरी? अगर प्रेशर हाई होती तो वो कभी भी गैस फॉर्म में होती ही नहीं। क्योंकि अगर प्रेशर हाई होता तो इसके बीच बीच का जो डिस्टेंस बहुत कम होता, और बहुत कम होने का मतलब या तो वाटर होता या तो सॉलिड होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइडियल गैस, गैस का आइडियल मतलब गैस, आइडियल गैस कहने का मतलब है कि वो गैस के जैसा गैस होना चाहिए। तो यहाँ पे गैस के लिए मतलब प्रेशर लो होगा। तो अब देखिए, हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो हाई, अगर लो टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है कि गैस का हाई टेम्परेचर में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। बात समझ में आई? क्योंकि अगर लो प्रेशर, देखिए वाटर में प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है? लो मतलब गैस की अवस्था में तो कम ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कभी भी अगर एक एक जैसा है, हाई प्रेशर हाई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो पहले ही इसको आंसर को छाड़ दीजिए। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, दोनों ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल खत्म। उसके बाद लो टेम्परेचर हाई, हाई टेम्परेचर लो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सी वाटर एंड रिवर वाटर आर हीटेड टू द देयर बॉइलिंग पॉइंट, देन समुद्र के पानी और नदी के पानी को उनके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। फिर रिवर वाटर बॉइल्स लोअर टेम्परेचर, सी वाटर बॉइल्स एट द लोअर टेम्परेचर और बोथ बॉयल एट द सेम टेम्परेचर। आपको पता होगा कि अगर वाटर प्योर हो, अगर शुद्ध वाटर हो, शुद्ध पानी हो, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा कि प्योर वाटर का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट अगर वाटर प्योर नहीं होता, इम्प्योरिटीज उसमें थोड़ी सी भी होती है, नमकीन वगैरह होती है, तो ये क्वथनांक, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 105, 102, 110, इवन 120 भी जा सकती है। तो अगर वाटर प्योर है तो उसका जो क्वथनांक होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बट अगर वाटर प्योर नहीं है, इम्प्योर है, नमकीन है, कुछ भी है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ता ही चला जाएगा। 105 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सी वाटर जो होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन से देख लीजिए आप। रिवर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर टेम्परेचर कम होगा, सी वाटर का बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर, नहीं, इसका बॉइलिंग बढ़ेगा बाबू। बहुत बॉइलिंग सेम टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट बी सेड। देखिए, सी वाटर का लोअर टेम्परेचर नहीं होगा। समुद्र का पानी कम तापमान में नहीं उबल सकता है क्योंकि ये नमकीन होता है, ये प्योर वाटर नहीं होता है। अगर प्योर वाटर नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। 105, 120, 110 कुछ भी जा सकता है क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं है। अगर प्योर वाटर है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगी। बात समझ में आए? तो यहाँ पे जो है रिवर वाटर नमकीन नहीं होता, आपको भी पता है। तो वाटर बॉइल्स इन लोअर टेम्परेचर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोस अ फेज चेंज इट्स टेम्परेचर, जब किसी पदार्थ में चरण परिवर्तन होता है तो वह उसका तापमान जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि अगर कोई कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करती है, अगर वो आइस है, बर्फ है, अगर वो वाटर में कन्वर्ट होती है, तो अगर ये अपना स्टेट चेंज कर रही है, आइस से वाटर में जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है, या तो स्टेट चेंज होगा या तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों काम एक साथ बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी टेम्परेचर और स्टेट चेंज एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है सब्सटेंस अंडरगोज फेज चेंज, वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, फेज को चेंज कर रहा है, किसी चरण परिवर्तन कर रहा है, तो उसका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डिक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर रहेगा जब तक स्टेट वो चेंज करेगा। अगर ये वाटर से गैस में कन्वर्ट होगा तो भी उसका स्टेट सेम, सॉरी, टेम्परेचर सेम होगा जब तक वो स्टेट चेंज करेगा। स्टेट चेंज करने के बाद ही उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। बात समझ में आई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप बताएं क्या होगा? इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? तो व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज अ फेज ऑफ चेंज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि व्हेन अ वाटर इज हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री पे ये क्या करता है, हाँ, 0 डिग्री से 4 डिग्री पे इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। देन एबव एबव चलिए इधर हम आपको बता देते हैं। चलिए इधर हम बताते हैं। देखिए, 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है आफ्टर एबव 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल इजी है, आपको बस इतना याद रखना है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर में वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा, घटेगा घटेगा घटेगा। कब तक? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम उसका घटेगा। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस से जितना आगे जाइए, 4 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री जाइए, 20 डिग्री जाइए, 25 डिग्री जाइए, कितना भी जाइए, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? व्हेन अ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 15 डिग्री। अब आपको पता होगा कि ये 15 डिग्री 4 डिग्री से बाबू बड़ा है कि नहीं? तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्या होगा? घटे, सॉरी, वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। उसके बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस से वो जब 15 डिग्री तक जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले घटा फिर बढ़ा, पहले घटा उसके बाद बढ़ा। तो बात यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? इंक्रीज होता है? नहीं, डिक्रीज होता है। ये भी नहीं होता है, डज नॉट चेंज। अरे नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या घट रहा, उसके बाद क्या बढ़ रहा, पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक सेल्स क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। 4 डिग्री से 15 डिग्री तक क्या होगा? बढ़ेगा। तो बात समझ में आ गई? तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, एक भी क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं डाल रहे हैं। आप सर्च कर लीजिएगा, सीजीएल हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में ये फिजिक्स के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछे, 2 बार 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख भी लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप आज के बाद फिर डेली डेली आपको किसी ने फिजिक्स के साइंस को बेहतरीन यहाँ पे कौन सा हम अपने तरीके से कंटेंट बना के डालते रहेंगे। बात समझ में आई? तो आपको यहाँ पे हर दिन क्वेश्चन फिजिक्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी भेज दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एट विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आपको पता होगा कि कितने टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है बाबू? मैक्सिमम होता है, सॉरी,
मैक्सिमम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का टेम्परेचर क्या, सॉरी, हाँ, वाटर का डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जल का घनत्व किस तापमान पे अधिकतम होता है? सबको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, बट यहाँ पे तो आंसर 4 डिग्री सेल्सियस है ही नहीं। तो अब कर लीजिए, आपको पता होगा कि कैलविन में आंसर कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं? 273, और इसको ऐड करिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 277 कैलविन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1 किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी इक्वल टू डैश जूल। आपको पता होगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर कहने का मतलब है कि आप 1000 वोल्ट का 1 घंटा तक अगर आप जलाइएगा तो 1 यूनिट आपका क्या होगा? बिल उठेगी। और आपको पता है अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर, इसका जो अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार सबको पता है कि टीन और लीड से बना होता है, शीशा, टीन और शीशा का फ्यूज तार क्या होता है? बना होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाए तो वो खुद ही क्या हो जाती है? अपने टूट जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबको पता है कि इमेज जो प्लेन मिरर में बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया? प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हाउ फार आर यू फ्रॉम योर इमेज व्हेन यू स्टैंड 0.75 मीटर फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल प्लेन मिरर। जब आप एक खड़ा समतल दर्पण के सामने 0.7 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं तो आप अपने प्रतिबिंब से किस दूरी पर होते हैं? कहने का मतलब ये है कि ये आपका मिरर है। कैसा मिरर है बाबू? समतल दर्पण है। आप यहां से इस डिस्टेंस पर, इसका डिस्टेंस है वो 0.75 मीटर है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं। अब ये क्वेश्चन बोला है कि हाउ फार आर यू फ्रॉम इमेज, इमेज यू स्टैंड 0.7 इतना मीटर ऑन अ वर्चुअल फिल्म मिरर। जब आप एक खड़े समतल दर्पण के सामने इतना मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब किस दूरी पर बनते हैं, होते हैं? आपका प्रतिबिंब। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या करेगा कि वो ऐसा देगा कि मिरर के सामने हम 0.75 दूर पे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो भी तो कितना होगा? 0.75 मीटर। यही आंसर आपके दिमाग में भी आया होगा, यही आंसर आपके दिमाग में 100% आया ही होगा। 90%, 10% बच्चे ही होगा जिसको ये आंसर नहीं आया होगा कि भाई ये 0.75 पे ये मार दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है नहीं। उन्होंने क्वेश्चन को देखा कि हाँ मिरर के सामने इतना मेरा डिस्टेंस है तो जो मेरा इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी 0.75 मीटर। बट यहाँ अगर आप क्वेश्चन सही से देखोगे तो जब आप एक खड़े समतल दर्पण के सामने इतना मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं तो आप अपने प्रतिबिंब से किस दूरी पर होते हैं? कहने का मतलब है इसके अपेक्षा, और इससे पूछ रहा है हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बना और हम यहाँ है, मेरा डिस्टेंस क्या है मेरे प्रतिबिंब से? मेरा इमेज जो बन रहा है उससे मेरा डिस्टेंस क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ना कि ये पूछ रहा है कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या है। बात समझ में आ रही है? मिरर से अगर पूछता तो 0.75 मीटर होता, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो ये जो खड़ा है इससे इमेज जो बन रही है उसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप उसका डिस्टेंस निकालिएगा तो 0.75 इतना और 0.75 इधर, अगर आप इसको ऐड कर दीजिएगा, अगर आप इसको 0.75 प्लस 0.75 ऐड करिएगा तो ये आपका आएगा 1.5 मीटर। और राइट आंसर जो होगा ना बाबू, जो राइट आंसर होगा ना वो बच्चा ये होगा
1.5 मीटर होगा, ना कि 0.75 होगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे बच्चा क्या गलती करता कि ये यहाँ पे देखा कि ये डिस्टेंस यहाँ पे 0.75 है, और ये भी डिस्टेंस यहाँ मिरर से इसका डिस्टेंस भी 0.75 पे बनता है, क्योंकि उनको रटाया हुआ है कि जितना मिरर से डिस्टेंस हमारा है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो बच्चा बस यहाँ से देख के क्वेश्चन बिना पढ़े ऑप्शन नंबर ए मार देता, बट यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मीटर। बात समझ में आई? तो ये दोनों डिस्टेंस क्या ऐड होगा, बनेगा 1.5 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 18 बोला है कि ए मैन रन्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर एट द 2 मीटर पर सेकंड, द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हिम विल बी। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, उसके प्रतिबिंब की सापेक्ष गति होगी होगी होगी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो है उस टाइप का। इनका कहने का मतलब है कि एक मिरर है बाबू, ए रन टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, यहाँ पे एक आदमी है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसके तरफ दौड़ रहा है। रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विद द रिस्पेक्ट ऑफ हिम हिम विल बी। समतल 2 मीटर की दौड़ता है और उसके प्रतिबिंब की सापेक्ष गति। अब यहाँ पे ये 2 मीटर पर सेकंड की इधर दौड़ी, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी इस तरफ कैसा आएगा, 2 मीटर पर सेकंड के, यही बोल रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका इमेज पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका इमेज पूछ रहा है, रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि रिलेटिव स्पीड में आमने सामने जब दौड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड में जब आमने सामने से हम इधर जा रहे हैं और मेरे सामने से उधर आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे बाबू, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड बनेगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड। आप क्या मारते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी आप ऑप्शन यही मारते हैं, 2 मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे आंसर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़े यहाँ तक समझ में आए, समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बेहतरीन बेहतरीन साइंस फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। सबको पता है भाई, इन्फिनिटी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो समतल दर्पण अगर ऐसे आती है तो इस तरह से आ रही है फोकल लेंथ, तो ये इसी डायरेक्शन में क्या होती है, सॉरी थोड़ा ये हो रहा है, एक मिनट। देखिए ये हुआ, ये आया और इसी पैरल में चला गया। इस तरह से कुछ अगर ये आता है तो इस तरह से चला जाता है। ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। ये जाते रहेगा पैरेलल में, जाते रहेगा पैरेलल में, कभी वो आपस में मिलेगी नहीं। और जब आपस में नहीं मिलेगी तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वो इन्फिनिटी मतलब अनंत पे जाके मिल जाएगी। और अनंत कहीं आपको भी पता है कि अनंत कहीं होता ही नहीं है, तो कभी भी वो नहीं मिलेगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी एट इन्फिनिटी, इसका जो फोकल होता है ये कभी भी आपस में नहीं मिलता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि हु डिस्कवर एक्सरे। एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था, रॉन्टगन, बैकलर, मैडम फ्यूरी। तो एक्सरे का जो डिस्कवर किया था वो क्या था, रॉन्टगन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रॉन्टगन जो है उन्होंने एक्सरे का, इस पे हम एक सीरीज लाने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा जिसमें सारे डिस्कवर, जितने भी डिस्कवर अभी तक हुए हैं उससे सारे डिस्कवर पे एक वीडियो आने वाली है। ठीक है, इसी चैनल पे, और इसी चैनल पे आपको बहुत जल्द वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक जगह जितने भी अभी तक पूछे गए हैं डिस्कवर के बारे में कि कौन सा कब किन्होंने किया था, तो सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको इस चैनल पे वो वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ। मैकेनिकल एनर्जी होता है जो किसका होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर बोलता है कि हम इतने टाइम पे इतना काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। और समझ में आई? तो कैपेसिटी कितना काम, कैपेसिटी हमारा क्या है किसी काम को करने के लिए, वो हमारा कहलाएगा एनर्जी। क्या कहलाएगा बाबू? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है 23, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, एक भौतिक राशि जिसकी एक दिशा होती है, वो मस्ट बी अ वेक्टर, मतलब एक सदिश राशि होना ही चाहिए। होनी चाहिए कहने मतलब वो वन, जिसके पास सॉरी डायरेक्शन है, दिशा है, वो 100% वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो राइट पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्ट बी अ वेक्टर, मस्ट करने का मतलब है कि 100% होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं है कि जिसके पास दिशा है, डायरेक्शन है, वो वेक्टर क्वांटिटी हो। हाँ, 90% केस, 80% केस में वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट ऐसा नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, सदिश राशि ही होगी। तो मे बी अ वेक्टर, एक सदिश राशि हो सकती है, दिस इज राइट आंसर। और आप क्या मारते? मस्ट बी अ वेक्टर, मतलब एक होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मे बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि हो सकती है बट होगी ही, ये गलत है। बात समझ में आई? तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोला, ए कॉइन एंड ए फेदर आर द ड्रॉप्ड टुगेदर इन अ वैक्यूम। एक सिक्का और एक पंख को एक साथ निर्वित में समान ऊंचाई से गिराया गया जाता है। आपको पता है कि वैक्यूम में किसी भी चीज को समान मतलब समान डिस्टेंस से गिराएंगे, समान डिस्टेंस से गिराएंगे, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट करेगी। ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट करेगी। ये डिपेंड नहीं करता है वैक्यूम में कि इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है। मास कितना भी, एक हाथी को और एक चींटी को भी अगर आप वैक्यूम में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से गिराते हैं, तो वो सेम टाइम पे एक सेम टाइम पे नीचे आएगी। बात समझ में आई? उस पे मास उसका डिपेंड ही नहीं करता है, वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट करेगी, और चींटी भी और हाथी भी 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या करेगी? एक्सेलेरेट करेगी, मतलब त्वरण करेगी। डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना है। हाथी का मास बहुत ज्यादा है चींटी के मुकाबले, चींटी का मास बहुत कम है, बट फिर भी अगर हम वैक्यूम में किसी भी चीज को, दो चीज को एक साथ एक स्पेसिफिक एक सेम डिस्टेंस से अगर गिराते हैं, तो सेम टाइम पर नीचे गिरेगी। बात समझ में आई? वैक्यूम में दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिक्का और एक पर सिक्का, आपको पता है कि सिक्का का क्या होता है, मतलब वेट पंख के हिसाब से ज्यादा होती है, बट फिर भी क्या सिक्का सबसे पहले जमीन पे गिरेगा? बिल्कुल नहीं भाई, दोनों सेम गिरेगा। पंख सबसे पहले गिनती तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, रीच द कॉन फर्स्ट, बोथ द बॉडी विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, दोनों शरीर एक साथ जमीन पे गिरेगी। यस, दिस इज द राइट आंसर। बस समझ में आई? हमारा एक साथ ही, अगर आप एक हाथी को एक चींटी को भी एक साथ अगर नीचे गिराते हैं, तो वो भी एक साथ ही क्या होगी? नीचे गिरेगी। एक मिनट पानी पी लेते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द वैल्यू ऑफ जी चेंज विथ हाइट, नहीं। हाँ, ये तो सही है भाई। जब आप यहाँ से ऊपर जाइएगा, अर्थ के इक्वेटर पोल वगैरह से ऊपर जाइएगा, तो आपका जी का वैल्यू भी क्या होगा? हाइट के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अरे नहीं, जी का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है मास पे, सबको पता है। ये गलत, सॉरी, हाँ, ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये तो बात सही है। जी का वैल्यू चेंज गोज टू डीपर इन द अर्थ, गहराई में जा पढ़ने पे जी का वैल्यू का मान बढ़ता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें से गलत एक ही ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करता है, ये गलत है। ठीक है, सबका 9.8 ही होगा, 9.8 मीटर सेकेंड सबका होगा, चाहे वो उसका मास कितना भी हो। एक पंख और एक मान लीजिए एक बड़ा सा रड है आयरन का, लोहे का, तो उसका भी जी का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि एक पंखा होगा। ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन सिर्फ गलत है, बाकी सारा का सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट सीरीज आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो अगर चैनल पे सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम के लिए तो आपको बता ही दिए कि एनर्जेटिक एजुकेशन इंस्टाग्राम को आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आपको चैनल में एनर्जेटिक एजुकेशन से मिल जाएगा। तो आज का क्या है, बी स्ट्रॉन्ग नोट सो दैट यू कैन ऑपरेस एनीवन बट सो दैट नो वन कैन ऑपरेस। कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बनिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी को दबा सके, इसलिए कि आपको कोई नहीं दबा सके। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी स्ट्रॉन्ग नॉट सो दैट यू कैन ऑपरेस एनीवन बट सो दैट नो वन कैन ऑपरेस यू। स्ट्रॉन्ग बनिए इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी को दबा सके, इसलिए क्योंकि आपको कोई ना दबा सके। तो आज का ये था लाइन, और यहां से हम करते हैं इस क्लास को आज खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। थैंक यू।